ओके, स्टार्ट करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक, सबसे पहले हम क्वांटम मैकेनिक्स के सिलेबस को डिस्कस करते हैं। ओके, तो देखिए, सबसे पहले तो इसकी बेसिक्स अच्छे से आनी चाहिए, तभी क्वांटम समझ में आएगी, अदरवाइज तो नहीं आ सकती, है ना। बेस क्वांटम का अच्छा होना चाहिए। क्वांटम मैकेनिक्स इन जनरल स्टूडेंट थोड़ा डरते हैं कि एक फोबिया बन गया है, क्वांटम मैकेनिक्स बहुत टफ है, बट अगर आपको अच्छे से इसकी बेसिक्स पता है, आपने अच्छे से पढ़ा है, प्रैक्टिस है, तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है रियली। और साइंस विजन वाले कभी क्वांटम से नहीं डरते। ओके, चलिए, तो पहला है चैप्टर होगा आपका बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स। ओके, इसमें हम लोग इसके बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे, इनफैक्ट क्वांटम मैकेनिक्स है क्या, किस तरह से इसकी स्टार्टिंग हुई। हालांकि वो सब पता होना चाहिए, बट एग्जाम में वो नहीं पूछा जाता। वेव फंक्शन क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी क्या है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या है, फिजिकली एक्सेप्टेबल नॉन एक्सेप्टेबल वेव फंक्शंस क्या हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में फिजिकली एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन मींस अलाउड वेव फंक्शन, अलाउड एंड नॉट अलाउड वेव फंक्शन, ऑथेंटिक नॉन ऑथेंटिक वेव फंक्शंस क्या हैं। तो उन सब के बारे में पढ़ेंगे। वेव फंक्शन के प्रॉपर्टीज होती हैं, अगर वो उनको सेटिस्फाइड करता है तो क्वांटम मैकेनिक्स में वो ऑथेंटिक होता है, अदरवाइज नहीं होता, राइट। तो उन सबको हमको डिस्कस करना है। सेकंड है आपका ऑपरेटर फॉर्मूलेशन। ये टूल्स है, आप इसको टूल बोल सकते हैं। ऑपरेटर्स क्या है, उनका हम किस तरह से यूज करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, उन सब के बारे में हम लोगों को यहाँ पढ़ना है, राइट। थर्ड है आपका पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वांटम मैकेनिक्स की रीढ़ की हड्डी है, समझो। जिस तरह से इसे क्वांटम मैकेनिक्स का सार भी कह सकते हैं, जैसे गीता सार होता है, उसी तरह से तो ये क्वांटम मैकेनिक्स का सार है। इसको आप स्टार बना दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। अगला है आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशंस। ठीक है, ये एप्लीकेशंस हम 1D 2D एंड 3D तीनों में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है, ये टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन, टाइम डिपेंडेंट, राइट। इसके साथ साथ ये डिफरेंट डिफरेंट क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम्स, जैसे कि आपका इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल है, उसमें भी दो तरह के सिस्टम होंगे, एसिमेट्रिक वेल, सिमेट्रिक वेल, राइट। हार्मोनिक ऑसिलेटर, हाइड्रोजन एटम, रिजिड रोटेटर, एटसेट्रा, राइट। तो उन सारे सिस्टम्स के बारे में हमको स्टडी करना है, और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का यूज करके हमें एनर्जी आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, जो पार्टिकल क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम में कन्फाइंड है उनके लिए, राइट। वेव फंक्शन की भी स्टडी करेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स में दो चीज़ें मेन है, एक तो क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम, उसको डिस्क्राइब करने के लिए वेव फंक्शन होता है, और उसके अंदर जो पार्टिकल है उसकी एनर्जी कैलकुलेट करना। अल्टीमेटली हम देखेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स में हम एनर्जी को ही कैलकुलेट करेंगे, करते रहेंगे स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। बस ये सिस्टम बदल देगा, सिस्टम को कॉम्प्लिकेटेड कर देगा, पहले कोई सिस्टम दे देगा, इसकी भी एनर्जी आइगन वैल्यू कैलकुलेट करो, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का भी यूज करेंगे, एनर्जी आइगन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद में सिस्टम को कॉम्प्लिकेटेड कर देगा, मीन्स उसे पट आउट कर देगा, है ना। तो परटर्बेशन के केस में कहेगा आप करो एनर्जी आइगन वैल्यू कैलकुलेट, उसके बाद में और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम ले आएगा आपके साथ, फिर कहेगा अब करो, उसके बाद में तो फिर ऑपरेशन प्रिंसिपल है, और ज़्यादा सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो डब्ल्यू के भी मेथड है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो मेनली हमारा मेन कंसर्न यहाँ पर पार्टिकल की एनर्जी कैलकुलेट करना होता है फॉर डिफरेंट डिफरेंट क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम, राइट। इसके बाद में अगला है आपका एंगुलर मोमेंटम, एंड देन स्पिन एंगुलर मोमेंटम।
एंड आइडेंटिकल पार्टिकल्स की भी स्टडी हम यहीं पर कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ेंगे परटर्बेशन थ्योरी। तो देखिए यहां तक ही जो आपका क्वांटम मैकेनिक्स थी, ये है आपका फर्स्ट हाफ ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स। इसके बाद में इंटरवल समझ लो, और इस इंटरवल के बाद में स्टार्ट होता है सेकेंड हाफ ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स। इसकी स्टार्टिंग होती है परटर्बेशन थ्योरी से, राइट। तो देखिए अब परटर्बेशन थ्योरी क्या है। भाई सिस्टम को आपने परटर्ब कर दिया। परटर्ब करने का मतलब है डिस्टर्ब कर देना, यानी कि उसका जो पोटेंशियल था सिस्टम का, आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया, उसमें कोई बम क्रिएट कर दिया या व्हाटएवर, यू नो परटर्बेशन, डिस्टर्बेंस। ऐसे केसेस में क्या होता है कि सिस्टम की जो एनर्जी आइगन वैल्यूज है उनमें चेंजेस आ जाता है, और आपसे कहा जाता है कि वो चेंज को कैलकुलेट कीजिए। तो इस ऐसे इन हालात में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन तो अपने हाथ खड़ी कर लेती है, वो बोलती है भाई नहीं, मैं मुझसे तो अब नहीं होने वाला। तब हम परटर्बेशन थ्योरी का यूज करते हैं और इसको अप्रोक्सीमेशन मेथड्स बोलते हैं। यानी इसके बाद की जब क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट होगी तो अप्रोक्सीमेशन मेथड्स पर बेस्ड है, जिसमें परटर्बेशन थ्योरी, वेरिएशनल प्रिंसिपल, डब्ल्यू के मेथड, वो सब इसी में आता है। जेट ली की बुक में ये अप्रोक्सीमेशन नाम से मेंशन है। ओके, अब देखिए परटर्बेशन थ्योरी क्या है। इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए ये दो तरह की है, टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी, और दूसरी है टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। राइट, अब देखिए टाइम इंडिपेंडेंट जो परटर्बेशन थ्योरी, इसमें जो पोटेंशियल है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता। राइट, यहाँ पर पोटेंशियल टाइम पे डिपेंड करता है, और यही एक ऐसा केस है, आप पूरी क्वांटम मैकेनिक्स पे देखेंगे कहीं भी पोटेंशियल टाइम डिपेंडेंट नहीं होगा, बट यहाँ पर पोटेंशियल टाइम पर डिपेंड करेगा। राइट, जो हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। अब टाइम इंडिपेंडेंट जो परटर्बेशन थ्योरी है ये भी दो तरह की है। इसमें दो तरह के केसेस हैं, नॉन डिजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी एंड डिजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी। राइट, चलिए नॉन डिजेनरेट और दूसरी है आपकी डिजेनरेट। ओके, तो इनको हम स्टडी करेंगे जब इनका नंबर आएगा तो। राइट, इसके बाद में अगला है आपका एट नंबर, वेरिएशनल प्रिंसिपल। ठीक है, इसके बाद में अगला है आपका डब्ल्यू के बी मेथड। ठीक है, इसके बाद में पढ़ेंगे आप स्कैटरिंग थ्योरी। और सबसे लास्ट में आप पढ़ेंगे रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स। अब देखिए वेरिएशनल प्रिंसिपल में क्या होगा। परटर्बेशन थ्योरी में क्या था कि पोटेंशियल को डिस्टर्ब कर दिया, पोटेंशियल को डिस्टर्ब करने के बाद जो एनर्जी आइगन वैल्यूज हैं उनमें चेंजेस होते हैं, उन चेंजेस को हम कैलकुलेट करते हैं इसकी हेल्प से, जिसमें हम फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन और सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन टर्म्स को कैलकुलेट करते हैं, और उन टर्म्स को हम ऐड करते हैं किसमें, जो अनपर्टर्ब्ड सिस्टम की एनर्जी होती है उसमें। राइट, तो आपका जो पर्टर्ब सिस्टम है उसके लिए हम एनर्जी इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। बट सिस्टम को पर्टर्ब करने के बाद
जो उसकी एनर्जी होगी वो अनपर्टर्ब सिस्टम की एनर्जी प्लस जो करेक्शन टर्म्स हैं उनको हम उसके साथ ऐड कर देंगे। अब बात यहीं पर नहीं रुकती है, यहाँ पर तो आपको सिस्टम का पोटेंशियल पता था, परटर्बेशन पोटेंशियल को आपने यूज किया और इसका जो भी थ्योरी कहती है, इसका जो फॉर्मूला आपने यूज करके अपनी एनर्जी आइगन वैल्यू कैलकुलेट कर ली। बट इससे आगे बेरिशर, इससे आगे क्या होता है कि सिस्टम आपका और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और उस केसेस में आपको सिस्टम का वेव फंक्शन नहीं पता होता। यहां तक आपको वेव फंक्शन पता था, अब सिस्टम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको वेव फंक्शन उसका नहीं पता, एग्जैक्ट वेव फंक्शन नहीं पता है, तो उस केस में हम अप्रोक्सीमेट वेव फंक्शन का यूज करते हैं, जिसको ट्रायल वेव फंक्शन कहा जाता है। तो ट्रायल वेव फंक्शन क्या होता है, अप्रोक्सीमेट वेव फंक्शन होता है और उस अप्रोक्सीमेट वेव फंक्शन का हम यूज करके ग्राउंड स्टेट एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, हमें सिस्टम का जो है हैमिल्टोनियन पता है, राइट, बट एग्जैक्ट वेव फंक्शन नहीं पता होता। फिर क्या हुआ, बात यहीं पर नहीं रुकी, अब सिस्टम और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, यानी कि अप्रोक्सीमेट वेव फंक्शन भी आपको नहीं पता है। लो अब क्या करोगे, या फिर ये कहो कि सिस्टम वही है और एक दूसरा मेथड भी तैयार हो गया कि अप्रोक्सीमेट वेव फंक्शन अगर नहीं पता है या नहीं है आपके पास तो दूसरे मेथड से भी आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। वो मेथड है WKB मेथड और ये मेथड बेस्ड ऑन क्वांटाइजेशन कंडीशंस, या डिफरेंट क्वांटाइजेशन कंडीशंस होती हैं, डिपेंड्स ऑन द सिस्टम। जिस तरह का सिस्टम होगा उसी के अकॉर्डिंग हम क्वांटाइजेशन कंडीशंस को चूज करेंगे और उन कंडीशंस को अप्लाई करके हम एनर्जी आइगन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा WKB मेथड है, राइट, इसमें हम पढ़ेंगे इनको जब इसका नंबर आएगा। इसके बाद में स्कैटरिंग थ्योरी है। स्कैटरिंग थ्योरी में आपको पढ़ना है, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करना होता है। कोई भी टारगेट है, टारगेट पे बीम ऑफ पार्टिकल्स इंसिडेंट होते हैं, अब वो स्कैटर्ड होती है, तो जब वो स्कैटरिंग होगी तो वहां पर उसका जो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड है, राइट, वो आपको कैलकुलेट करना होगा। और ये जो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड होता है ये डिपेंड करता है द पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑन पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, क्रिस्टल के अंदर या जो मटेरियल है उसके अंदर पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, क्या ये स्कैटरिंग किस पोटेंशियल में हो रही है। कहने का मीनिंग सिंपल सा ये होगा, इन प्रेजेंस ऑफ द पोटेंशियल, तो वो युकावा पोटेंशियल हो सकता है, आपका कूलॉम पोटेंशियल हो सकता है, और भी डिफरेंट टाइप के पोटेंशियल होंगे। यानी कि ये स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड पोटेंशियल पर डिपेंड करता है और पोटेंशियल आपको प्रॉब्लम में दिया होता है और उसका यूज करके आपको स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करना है। उसके बाद में आपको स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन भी कैलकुलेट करना होता है। तो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन जो है वो जो एम्पलीट्यूड कैलकुलेट किया है आपने उसके मॉड का स्क्वायर कर देंगे तो आपको स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड मिल जाता है। तो वो सिंपल है बट मेन है यहाँ पर स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। और हाँ, यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है कि कई बार डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द पोटेंशियल, इंटीग्रल सॉल्व करना बड़ा टफ हो जाता है। तो उसमें कई बार गामा फंक्शन लगाने में आप लगाएंगे तो कैलकुलेशन लंबी होती हैं, या फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्म का भी यूज करें तब भी कैलकुलेशन काफ़ी लंबी होती हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये मैंने यहाँ पर इसके लिए एक ट्रिक बनाई है। एक्चुअली पिछले 3-4 साल से स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम सॉल्व कराते कराते, इंटीग्रल सॉल्व कराते कराते एक दिन लगा कि इसके लिए कुछ नया होना चाहिए। तो ये काफ़ी मतलब एनालिसिस के बाद में इसके लिए मैंने एक फार्मूला बनाया है और जो ये इस पर मैंने खुद ही काम किया है, इसको मैंने नाम दिया है ओम्स स्कैटरिंग फार्मूला। तो उस फार्मूले का आप यूज करेंगे तो वो 2 लाइन में हो जाएगा, यानी कि 5 सेकंड लगेंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, जहाँ जिसके लिए सॉल्व करने में आपको 5 मिनट लगते थे, 5 मिनट से ज़्यादा भी लग सकते हैं। अगर इंटीग्रल और ज़्यादा टफ हो गया तो एटलीस्ट 5 मिनट तो लगते हैं अगर आपकी कैलकुलेशन काफ़ी अच्छी है तब। तो वो आप 5 सेकंड में करेंगे बाय यूजिंग ओम्स स्कैटरिंग फार्मूला, राइट। तो डोंट वरी, क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत सारी ट्रिक्स आपको मिल जाएंगी। मैं ये नहीं कहता कि पूरी क्वांटम मैं ट्रिक से करा दूंगा, इट्स नॉट पॉसिबल, बट काफ़ी प्रॉब्लम्स ट्रिक से आप लोग कर सकते हैं, राइट। तो डोंट वरी। उसके बाद आप बात करेंगे रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स की। तो रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स जो है आपकी
यहाँ आप पेन गार्डन इक्वेशन, ड्राइट इक्वेशन, उन सब का यूज करेंगे। हालांकि यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत कम ही पूछे जाते हैं। अभी तक जो है एक ही क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, एक ही पूछा है, ठीक है। तो बट ठीक है, सिलेबस में है तो पढ़ना है, इसको भी पढ़ना है। तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकला कि इसमें आपका ये बेसिक है, ये तो आना ही चाहिए हर हाल में, और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ये भी खास बात है। तो आपका ये चैप्टर तो है ही इंपॉर्टेंट, ये करना है, ऑपरेटर पता होना चाहिए। पास्टुलेट्स ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एनी हाउ करना ही करना है, बहुत जरूरी है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, करना है। एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम, यहाँ से क्वेश्चन बनता है हर बार, इन दोनों में से एक ने क्वेश्चन बन जाएगा, सेक्शन बी में भी, सी में भी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में परटर्बेशन थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम इंडिपेंडेंट से तो क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, बट ये टाइम डिपेंडेंट से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, टाइम इंडिपेंडेंट से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। नॉन डिजनरेट परटर्बेशन थ्योरी का एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो आप इसको आप मान सकते हैं इंपॉर्टेंट, स्टार बना दीजिए। वेरिएशन प्रिंसिपल मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार बना लो। डब्ल्यू के भी स्टार बना लो, इन दोनों से क्वेश्चन आते ही आते हैं। स्कैटरिंग थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है आपकी, ठीक है। पास्टुलेट पे आप डबल स्टार बनाओ, अगर यहाँ भी स्टार बनाया है तो, ठीक है। तो ये टॉपिक्स हैं आपके क्वांटम मैकेनिक्स के, ठीक है। तो आप क्वांटम मैकेनिक्स के सिलेबस से फैमिलियर हुए। हालांकि इस सिलेबस के साथ साथ मैंने टॉपिक्स को डिस्कस किया है, एक ब्रीफ आइडिया तो आपको मिल ही गया है क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पहला चैप्टर, बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। तो करें स्टार्ट, चलिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स, इसमें देखिए सबसे पहले तो आप समझिए ये क्वांटम मैकेनिक्स इनफैक्ट है क्या, और ये क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स का डिफरेंस क्या है। शॉर्ट में यहाँ पर देखते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स, और इधर है आपकी क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्लासिकल मैकेनिक्स आपका विजुअल वर्ल्ड है, और क्वांटम मैकेनिक्स आपका इनविजुअल वर्ल्ड है। क्लासिकल मैकेनिक्स में पार्टिकल का साइज और मास बहुत ज्यादा होता है, क्वांटम मैकेनिक्स में इसका साइज और मास बहुत छोटा होता है, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे एटॉमिक डायमेंशंस, क्वांटम मैकेनिक्स इज द वैलिड फॉर द एटॉमिक डायमेंशंस, यहाँ पर मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। एटॉमिक डायमेंशंस मींस जैसे आपका ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड कोई इलेक्ट्रॉन है, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, राइट। ये डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो ये आपका जैसे कि हाइड्रोजन एटम का केस है, इसी के साथ साथ आपका इनफाइनाइट स्क्वायरल पोटेंशियल है, 0 से l इसकी आप लेंथ मान लीजिए, बाउंड्रीज पे पोटेंशियल आप इनफाइनाइट मान लीजिए, इसके अंदर कोई पार्टिकल है ये मूव कर रहा है टू एंड फ्रो, राइट, इसके अंदर का पोटेंशियल 0 होता है। तो ये आपका सिस्टम है इनफाइनाइट स्क्वायरल पोटेंशियल का। तो ये इनको आप अपने नेट आई से नहीं देख सकते, राइट।
ठीक है ना, क्योंकि साइज इसका बहुत छोटा होता है। एटॉमिक डायमेंशंस का मीनिंग आप समझ ही रहे हैं, 10 to the power -10, राइट, -15। दूसरी बात, क्लासिकल मैकेनिक्स में जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं उनका आप बिहेवियर जानना चाहें तो हम क्या करते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशंस का यूज करते हैं, न्यूटन्स लॉज का यूज करते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन जैसे v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट, इस तरह से। और आपका न्यूटन्स लॉ क्या है, F इक्वल्स टू ma, मीन्स एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, राइट। बट क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल का बिहेवियर जानने के लिए यहाँ पर अगर आप इन क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉज को अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको अप्रोप्रिएट रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इन दिस केस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स यू नीड अनदर काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, राइट। वो ट्रीटमेंट क्या है, तो देखिए स्टार्टिंग इसकी किस तरह से हुई। जब ये देखा गया जैसा कि क्लासिकल से क्वांटम में जब आते हैं तो आपको पता है कि पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है, पार्टिकल का मास बहुत छोटा होता है। तो ये देखा गया कि जब साइज बहुत छोटा हो रहा है, मास बहुत छोटा हो रहा है, तो कौन सी प्रॉपर्टी डोमिनेट हो जाएंगी। तो साइज बहुत छोटा है, मास बहुत छोटा है, उसकी वेव नेचर डोमिनेट करती है, वाइब्रेशंस इसके बढ़ जाते हैं। समझ रहे हैं, आपने देखा होगा डेली लाइफ में, आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर कोई बहुत भारी बॉडी है, उसको इजीली वाइब्रेट नहीं होगी ना, वो छोटा पार्टिकल होगा तो बहुत जल्दी वाइब्रेट हो जाएगा, उसके वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरी बात, आपने देखा होगा डी ब्रोगली वेवलेंथ, आपने पढ़ा है। डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या कहती है, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन p, राइट। इसे आप h अपॉन m भी लिख सकते हैं, राइट। इसका मीनिंग क्या हुआ, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। लैम्डा है मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, मास बहुत छोटा होगा तो लैम्डा उतना ही ज़्यादा होगा, मीन्स उसकी वेवलेंथ डोमिनेट करेगी, तो वेव नेचर उसकी डोमिनेट करेगी। इसीलिए जो आपके लाइटेस्ट पार्टिकल्स हैं उनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। और जो मासिव बॉडीज हैं, जैसे कि आप सेलेस्टियल बॉडीज की बात करें तो इवन वहाँ तो हम वेवलेंथ को कंसिडर नहीं करते। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वेवलेंथ नहीं होती है, वेवलेंथ होती है, बट बहुत कम होती है, तो नेग्लिजिबल। तो क्लासिकल पार्टिकल्स के लिए वेवलेंथ की बात इन जनरल हम लोग नहीं करते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि वेवलेंथ नहीं है, वेवलेंथ उनकी भी है, सबकी वेवलेंथ होती है, मेरी भी है, आपकी भी है, बट वो नेग्लिजिबल है। बट जो पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है, मास कम हो जाता है, तो फिर वहाँ पर उसकी नेचर डोमिनेट करती है, तो इसकी वेव नेचर डोमिनेट करेगी। तो ये देखा गया कि इन फॉर द क्वांटम मैकेनिक्स व्हेन साइज इज वेरी स्मॉल, मास इज वेरी स्मॉल, we need another kind of treatment, that treatment is the quantum mechanics, and which depends on the wave nature, and here use the wave function, right। यानी हर पार्टिकल को डिस्क्राइब करने के लिए उसका एक वेव फंक्शन होगा, हर सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए वेव फंक्शन होगा। और श्रोडिंगर ने इस इक्वेशन दी, जिसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहा जाता है, और उस वेव इक्वेशन का हम यूज करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल के बिहेवियर को जानने के लिए, उसकी एनर्जी, आइगन वैल्यूज, इन सबको जानने के लिए हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में। 3D में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं, डेल स्क्वायर साई प्लस 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर e माइनस बी साई इक्वल्स टू 0। ये हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है 3D में। और 1D में इसको हम लिखते हैं d2 साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर e माइनस बी साई इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये आपका क्या है, दिस इज द वेव फंक्शन साई। यही इंपॉर्टेंट है क्वांटम मैकेनिक्स में। अगर वेव फंक्शन की आपको सही समझ नहीं है तो क्वांटम मैकेनिक्स आपको समझ में नहीं आएगी, तो बहुत दिक्कत आ गई है, राइट। तो इसको अच्छे से समझना है, वेव फंक्शन है क्या। तो बात करते हैं वेव फंक्शन से, ठीक है। चलिए
तो स्टार्ट करते हैं वेव फंक्शन से। वेव फंक्शन को साई से रिप्रेजेंट करते हैं और एक लाइन में इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। इट रिप्रेजेंट्स द रिलेवेंट बिहेवियर ऑफ द पार्टिकल इन क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम। यानी कि क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम में ये पार्टिकल का उपयुक्त बिहेवियर दर्शाता है, अगर हिंदी में बोले तो। ठीक है, इसको मैथमेटिकली हम किस तरह से लिख सकते हैं? इसको लिखेंगे साई इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, मीन्स ये रियल एंड इमेजिनरी दोनों पार्ट को कंटेन करता है, राइट। ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, राइट। अब देखिए इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लीजिए, तो ये क्या बन जाएगा? ए माइनस आयोटा बी, इक्वेशन नंबर 2। अब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करें, साई स्टार साई, तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो आपका प्योरली रियल नंबर है। इसे इक्वेशन नंबर 3 लिखिए। साई स्टार साई से मॉड ऑफ साई स्क्वायर भी बोलते हैं। अब ये जो क्वांटिटी है इसको क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है? इसका अपना फिजिकल सिग्निफिकेंस भी होता है। क्या है कि अकेले वेव फंक्शन का सिग्निफिकेंस तो नहीं है, मतलब आप इसको इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से जब मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये प्योरली रियल नंबर बनता है और इसका अपना फिजिकल सिग्निफिकेंस है। क्या है? पहले तो इसको लिख लीजिए, दिस इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, अब देखिए सिग्निफिकेंस इसका क्या है? ये प्योरली रियल नंबर है, राइट। तो अब इसका सिग्निफिकेंस जानने से पहले आप ये समझिए कि प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी में क्या डिफरेंस होता है? इनफैक्ट प्रोबेबिलिटी होती क्या है? प्रोबेबिलिटी द एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल इन क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम इन द गिवन रीजन। जिस रीजन में आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है उस रीजन में पार्टिकल के होने की जो चांसेस हैं, उसकी जो उम्मीद है, वही आपकी प्रोबेबिलिटी है, राइट। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी जब हम पढ़ते हैं तो प्रोबेबिलिटी में ही प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इन्वॉल्व होती है। यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी द स्पेशल केस ऑफ द प्रोबेबिलिटी, राइट। दूसरी तरह से हम कह सकते हैं कि स्पेसिफिक रीजन में पार्टिकल की जो प्रोबेबिलिटी है वही आपकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, राइट। जैसे कि आपकी मास डेंसिटी होती है, कोई भी बॉडी है उसका अपना मास है, तो उसके मास उसके वॉल्यूम से उसको डिवाइड करते हैं तो वो मास डेंसिटी होती है। इसी तरह चार्ज डेंसिटी है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो आपको उसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहेंगे। चार्ज पर यूनिट एरिया सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, जैसे मास डेंसिटी। तो इसी तरह चार्ज जो ये है आपकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, यानी कि ये भी प्रोबेबिलिटी को ही बताती है बट इन स्पेसिफिक रीजन, राइट। तो इसका मतलब कि वही पार्टिकल के होने के चांसेस के बारे में बताती है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यहाँ पर ज्यादा होगी, पार्टिकल के होने के चांसेस वहां पर उतने ही ज्यादा होंगे, ये इसका सिग्निफिकेंस है। ठीक है, दूसरी बात, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड क्या होता है? इसे मॉड ऑफ साई को प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो मॉड ऑफ साई लिखा है, इसका मतलब क्या है? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसे आप प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड कहेंगे। प्रोबेबिलिटी की हम बात कर रहे थे, देखिए इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं। समझिए, प्रोबेबिलिटी को P इक्वल टू ये होता है इंटीग्रल साई स्टार साई इंटू डी टाउ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए साई स्टार साई क्या है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इन्वॉल्व है, दैट मींस ये स्पेशल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी स्पेशल केस है प्रोबेबिलिटी का। अब यहाँ पर इसकी जो लिमिट है इंटीग्रल की, वो डिसाइड होगी कि किस रीजन में प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी गई है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये आपका इनफाइनाइट स्क्वायर पोटेंशियल है, ठीक है, 0 से L मान लीजिए इसकी विड्थ है, इसके अंदर पार्टिकल है, ये मूव कर रहा है, इसके अंदर का पोटेंशियल 0 है, तो पार्टिकल
जो है, अगर वो 0 से L के केस में प्रोबेबिलिटी पूछता है तो आप इसकी लिमिट 0 से L ले लीजिए। हालांकि इस केस में 100% प्रोबेबिलिटी होगी क्योंकि पार्टिकल इसको क्रॉस करके नहीं जा सकता, ठीक है। अगर 0 से L/2 में कहता है तो आप लिमिट 0 से L/2 ले लीजिए। L/0 से L/4 में पूछता है तो लिमिट 0 से L/4 लेंगे। अगर L/4 से L/2 इस रीजन में पूछता है तो प्रोबेबिलिटी की लिमिट L/4 से L/2 लेंगे, ठीक है। वो प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तो बात करेंगे। दूसरी बात, यहाँ पर डी टाउ क्या है? डी टाउ आपका वॉल्यूम एलिमेंट है, इसको समझ लीजिए। डी टाउ आपका क्या है? वॉल्यूम एलिमेंट है, राइट। अब ये अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में अलग अलग तरह से डिफाइन है। यहाँ मेनली हम दो कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इन क्वांटम मैकेनिक्स। ईएमटी में हम तीनों को डिस्कस करेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड सिलेंड्रिकल आल्सो। तो देखिए, अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो यहाँ पर जो आपका डी टाउ है ये हो जाएगा dx dy dz इन 3D। 2D के केस में dx एंड dy और 1D के केस में सिंपल dx, ठीक है। अब बात आती है लिमिट्स। इसकी जो लिमिट्स होंगी वो कहां से कहां तक जाएगी? जो x एक्सिस की जो लिमिट है x की वो -∞ टू +∞ तक जाता है, y भी आपका -∞ से +∞ तक, और z भी आपका -∞ से +∞ तक जाता है, ठीक है। अब देखिए, दूसरा है आपका स्फेरिकल। स्फेरिकल में जो वॉल्यूम एलिमेंट है डी टाउ, ये होता है, ठीक से लिख लीजिए, r² sin थीटा dr d थीटा एंड d फाई। लिमिट जो होती है इसकी, r की लिमिट 0 से इनफाइनाइट, थीटा की लिमिट 0 से पाई होती है, एंड फाई की जो लिमिट होती है वो 0 से 2 पाई होती है। एक डायग्राम मैं यहाँ पर बना के बता देता हूँ। यहाँ सिंपल यहीं पर देख लीजिए, इसको इस तरह से समझिए, ये आपका x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये आपका z एक्सिस होगा, ठीक है। ये ओरिजिन। तो जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें लिमिट ये -∞ से +∞, ये -∞, ये आपका +∞, ये माइनस और ये आपका प्लस, इसी तरह z। अब यहाँ पर आपको कोई पार्टिकल है, सपोज कीजिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप उसे x y z इसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। दैट मीन्स x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस तीनों पे आपको ट्रेवल करना पड़ेगा। अब स्फेरिकल में इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? स्फेरिकल में ये आपका r, ये तो आपका सेंटर है, तो सेंटर से ये जो पॉइंट P है इसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, राइट। तो ये जो r है, अब यहाँ इसके पास जो चॉइस है वो क्या है? देखिए, पहले मैं इसे स्फेरिकल में भी लिख देता हूँ, r थीटा फाई। इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 वेरिएबल हैं x y z, स्फेरिकल में भी 3 वेरिएबल हैं, वो है r थीटा फाई, ठीक है। तो r की जो रेंज है 0 से इनफाइनाइट तक जाती है, यानी इस पॉइंट को आप इनफाइनाइट तक ले जा सकते हैं, तो इसीलिए इसकी लिमिट 0 से इनफाइनाइट है। ये जो एंगल होता है ये थीटा होता है, और इसकी रेंज यहाँ से यहाँ तक यानी 180, 0 से पाई। अब इसका आप प्रोजेक्शन देखें फर्स्ट पर, फ्लोर पे नीचे, यानी कि ये जो कोई पॉइंट है इसको अगर आप नीचे इस तरह से ले जाते हैं दिस, तो ये जो एंगल है दिस इज फाई, और ये पूरा 360 का रोटेशन होगा, यानी फर्स्ट पर इस तरह से पूरा। तो इसीलिए फाई की लिमिट जो है 0 से 2 पाई होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सिस्टम कौन सा है, या वेव फंक्शन किस सिस्टम में दिया हुआ है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो वॉल्यूम एलिमेंट ही है, लिमिट्स ये रहेंगी। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में वॉल्यूम एलिमेंट आप यूज करेंगे ये वाला, और लिमिट्स ये यूज करेंगे। जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब हमको इनकी नीड होगी, और हमको ध्यान रखना है इस सिस्टम को समझना है कि कौन सा स्फेरिकल में है कौन सा कार्टेशियन में है, उसी के अकॉर्डिंग आप लिमिट लेंगे, राइट। और
इसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर लिमिट नहीं दी है तो आप जनरल लिमिट लेंगे, जनरल लिमिट ही होती है, या फिर सिस्टम की लिमिट दी होगी, जैसे इनफाइनाइट स्क्वायर पोटेंशियल होता है तो वहाँ लिमिट पता है, बताया होगा आपको कि 0 से L उसकी विड्थ है, या 0 से 2L है या 3L है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लिमिट ले लीजिए। हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो लिमिट लेते हैं वो जनरल लिमिट लेंगे हम, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट ही लेते हैं, ठीक है। तो ये है, तो ये रहे आपके बेसिक्स में इनकी बात कर रहा था, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अब यहाँ पर ये आपका प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड था। अब देखिए इसके साथ ही साथ एक टर्म और है, वो है आपका प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, उसको समझ लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट तो इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड है क्या, प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी में डिफरेंस नहीं पता होगा, पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी में क्या डिफरेंस है, वो उन दोनों में एक समझ बैठते हैं। तो अगर ऐसा है तो फिर प्रॉब्लम है, उनकी ये डिफरेंट डिफरेंट जो टर्म्स हैं इनको आपको अच्छे से समझना है, ये हैं क्या, इनमें सिमिलरिटी क्या है और डिसिमिलरिटी क्या है, ठीक है, ये अच्छे से पता होना चाहिए। तो देखिए प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी क्या है आपका, इसको भी मैं यहाँ पे अरेंज कर देता हूँ तो इससे समझ जाएगा। अब देखिए प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी क्या है, इसे हम इन जनरल जे से रिप्रेजेंट करते हैं। और देखिए इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसको रटने की जरूरत नहीं है, जो नॉलेज अभी तक आपके पास है, आपने अब तक जो भी सीखा है उसी का यूज करके मैं आपको बताऊंगा, इसको इंटरलिंक करके, ठीक है। देखिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, तो एडिशनल वर्ड क्या है, करंट, अदरवाइज ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। अब यहां से इसकी डेफिनेशन समझ में आएगी, ठीक। तो आपको पता है करंट का मीनिंग क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में बात करें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो फ्लो ऑफ चार्ज ही आपका करंट होता है। तो यहाँ किस चीज का फ्लो हो रहा है, इनफैक्ट जो इसकी डेफिनेशन है वो ये है कि प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी बताती है वेरिएशन इन प्रोबेबिलिटी और फ्लो इन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, राइट। तो कैसे ये वेरिएशन क्यों हो, देखिए समझिए, इसको समझ लीजिए कि जैसे आपकी सपोज कीजिए आपका इनफाइनाइट स्क्वायर पोटेंशियल है, ठीक है, 0 से L इसकी लेंथ है, इसके अंदर ये पार्टिकल है, ये मूव कर रहा है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि 0 से L की रेंज में प्रोबेबिलिटी बताइए तो आप कहोगे 1, तो 100% चांसेस होंगे पार्टिकल इसे क्रॉस करके जा सकता नहीं है, इसमें कन्फाइंड होगा, तो डेफिनेटली 100% चांसेस हो गए। अगर मैं आपसे कहूँ कि L/2 में बताइए तो 1/2 यानी कि 0.5 यानी कि 50% चांसेस हो गए। अगर मैं कहूँ कि L/4 में बताइए तो आप कहोगे 1/4 मीन्स 0.25 मीन्स 25% चांसेस हो गए। तो ये क्या है आपका स्पेस कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस के अलाउंग जब आप जा रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी में लगातार वेरिएशंस हो रहे हैं ना, तो इन वेरिएशंस की जो स्टडी है वो आपकी प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है, यानी कि इसमें जो फ्लो हो रहा है, फ्लो ऑफ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, दैट इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, राइट। सो दैट मींस दिस प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू, और क्योंकि इसका फ्लो हो रहा है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं J इक्वल्स टू B मॉड ऑफ साई का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसे इक्वेशन नंबर 1 दीजिए, ठीक है। अब आपको पता है ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट क्या कहती है कि पार्टिकल की तरह तो बिहेवियर करता है, ये वेव की तरह भी बिहेव करता है, यानी कि पार्टिकल भी है और इसके साथ एक वेव भी एसोसिएटेड है, राइट, अकॉर्डिंग टू ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, राइट। तो दैट मीन्स अगर पार्टिकल नेचर की अगर हम बात करें, ये भी पार्टिकल है, तो इसका मोमेंटम आप कैसे लिखेंगे, P इक्वल टू mb, ठीक है। और अगर वेव नेचर की बात करें, यानी कि इस तरह से ये कोई वेव है,
तो इसका जो मोमेंटम आप लिखेंगे वो लिखेंगे p इक्वल्स टू इन टर्म्स ऑफ इट्स अ वेव वेक्टर एच क्रॉस k के टर्म्स में लिखेंगे, राइट। तो dual according to the dual nature of light particle is equivalent to the wave, right। तो आप इसको दिस implies m into b आप लिख सकते हैं इक्वल टू h क्रॉस k। दिस implies b ये क्या हो गया आपका h क्रॉस k अपॉन m। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। so now from equation 1 and 2 simple you will get here j equals to h cross k upon m mod of psi का got it। तो ये है आपका ये प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, और आपने देखा होगा बुक्स में डायरेक्टली ये इक्वेशन लिखी मिलती है, इसका कोई डेरिवेशन वगैरह आपको इन जनरल नहीं मिलता है, डायरेक्टली लिखा होता है। तो मैंने ये जो भी आपको पहले से आता था उसको एक साथ इंटरलिंक करके यहाँ पर मैंने आपको बताया है। तो मैं समझता हूँ आप इसको अब इजी रहेगा इसको याद करना, तो आपको रटने की भी तो कोई जरूरत वैसे भी नहीं है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में रटना कुछ भी नहीं है, ठीक है। पूरी क्वांटम मैकेनिक्स आपके फिंगर टिप्स पे आएगी, ठीक है। और साइंस विजन वाले कभी नहीं डरते क्वांटम मैकेनिक्स से, राइट। चलिए, तो ये आपके बेसिक्स हैं, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसके साथ अभी हमें पढ़ना है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन के बारे में, उसके बाद में हम कुछ मैथमेटिकल टूल्स पढ़ेंगे एंड देन प्रॉब्लम्स की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या है, ठीक है। तो समझ लीजिए मैथमेटिकली इसको हम लिखते हैं माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट साई स्टार साई इंटीग्रल साई स्टार साई इंटू डी टाउ इक्वल टू 1। इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं। अब ये है क्या, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, वेव फंक्शन को हम नॉर्मलाइज क्यों करते हैं। अगर वेव फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है, मीन्स अगर ये अननॉर्मलाइज है तो क्या प्रॉब्लम होगी, राइट। ये कहा जाता है कि वेव फंक्शन नॉर्मलाइज ही होना चाहिए, नॉर्मलाइज नहीं है तो वो ऑथेंटिक वेव फंक्शन नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा, हम उन सब पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, इनफैक्ट अगर मैथमेटिकल इसको देखा जाए, ये जो फार्मूला है तो ये वही तो है जो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला था, आपने देखा इससे पहले। ये था इंटीग्रल साई स्टार साई इनटू डी टाउ, लिमिट्स हम लेते थे अकॉर्डिंग टू द रीजन, कि जिस रीजन में प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी होती थी उसी के अकॉर्डिंग हम लिमिट लेते थे, ठीक है। अब वहां पर ये जरूरी नहीं था प्रोबेबिलिटी बनी हो, वहां पर वो डिपेंड करेगा, 0.5 हो सकती है, 0.75 हो सकती है, 0.25 हो सकती है, राइट, इस तरह से होगी। बट हाँ यहाँ एक खास बात है कि द प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1, यानी कि 100% की बात कर रहे हैं, द पार्टिकल विल बी डेफिनेटली देयर, द कंडीशन ऑफ 100% प्रोबेबिलिटी इज द कंडीशन ऑफ द इज द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, यू कैन से, राइट। अब देखिए ऐसा क्यों है, और दूसरी बात यहाँ जो लिमिट ली गई है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, क्या हमेशा यही लिमिट होती है, राइट।
तो ये जनरल लिमिट है, जनरल फार्मूला है, यहाँ पर माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट ले लिया है, वो इसलिए लिया गया है। एक चीज मैं क्लियर कर दूं, हमेशा जरूरी नहीं यही लिमिट हो, ये डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर जनरल लिमिट ले ली है, माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट ले लिया है, क्योंकि ये जनरल फार्मूला है, इसमें अभी सिस्टम डिफाइन नहीं किया गया है। और अब माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट लिया, इसका मतलब आपने पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स कंसिडर कर लिया, पूरा ब्रह्मांड कंसिडर कर लिया, तो पार्टिकल पूरे यूनिवर्स में तो कहीं ना कहीं होगा ही, कहाँ तक भागेगा, है ना। तो इसीलिए ये लिमिट ली है, और ये लिमिट लेने के बाद आप इसे इक्वल टू 1 लिख सकते हो, क्योंकि 100% चांसेस हो गए आपको पार्टिकल के होने के। बट इनफैक्ट ये डिपेंड करता है क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम पे। एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये मान लीजिए कि आपका इनफाइनाइट स्क्वायरल पोटेंशियल का केस है, ठीक है, 0 से L, ओके क्लियर। अब देखिए, तो इसके लिए नॉर्मलाइजेशन कंडीशन अगर आपको लिखना हो तो क्या बनेगी है, 0 से L साई स्टार साई इंटू डी एक्स इक्वल्स टू 1, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी लेंथ ये है, पार्टिकल इसके अंदर मूव कर रहा है, तो 0 से L इसकी लेंथ है, तो आपने लिया। और ये चूंकि बंडी का केस है, तो आपने इसकी वॉल्यूम एलिमेंट को dx ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, एक चीज याद रखना कि नॉर्मलाइजेशन कंडीशन की हमेशा एक ही लिमिट होती है, राइट। और वो होती है, जैसे प्रोबेबिलिटी में आप डिफरेंट लिमिट्स लेंगे, क्योंकि वो आप डिफरेंट रीजन्स में कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है या एग्जामिनर की चॉइस है, वो किस रीजन में कैलकुलेट करवाना चाहता है। बट प्रोबेबिलिटी में नॉर्मलाइजेशन कंडीशन किसी की भी चॉइस नहीं चलती, ना मेरी ना एग्जामिनर की, वहां किसकी चलती है, सिस्टम की डायमेंशंस क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आपको लिमिट लेनी होगी, और वो फिक्स एक लिमिट होगी। तो यहाँ पर जो लिमिट ली जाती है वो अकॉर्डिंग टू द रेंज ऑफ द वेव फंक्शन, है ना। और रेंज ऑफ द वेव फंक्शन किस पे डिपेंड करेगी, डायमेंशन ऑफ द सिस्टम पर, क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम पर। जैसे कि यहाँ पर इसकी डायमेंशन 0 से L है, तो 0 से L है, तो इसको यहाँ पर पोटेंशियल इनफाइनाइट है, तो इसको क्रॉस करके तो पार्टिकल जा नहीं सकता, तो इसका मतलब यहाँ पर जो है 100% चांसेस होंगे, प्रोबेबिलिटी 1 के ऊपर आप लिख सकते हैं 0 से L, ठीक है। अब इसके अलग अलग रीजन में अगर आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे तो लिमिट उसके अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, आपने वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज क्यों किया। अगर ये नॉर्मलाइज नहीं था तो क्या दिक्कत थी, तो कहेंगे नहीं ये तो वही वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल नहीं होगा, फिजिकली एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन की कंडीशन होती है। हाँ सही बात है, फिजिकली एक्सेप्टेबल एंड नॉन एक्सेप्टेबल जो वेव फंक्शन है उसकी जो प्रॉपर्टीज को हम पढ़ेंगे, कंडीशंस को हम पढ़ेंगे, तो उसमें एक कंडीशन ये होती है कि द वेव फंक्शन शुड बी नॉर्मलाइज, इट शुड बी स्क्वायर इंटीग्रेबल, राइट। बट फिर मैं कहूँगा तो नॉर्मलाइज क्यों होना चाहिए, तो कहोगे आप ये ऑथेंटिक नहीं होगा। मैं कहता हूँ कि ऑथेंटिक क्यों नहीं होगा भाई, ऑथेंटिक क्यों नहीं है, दिक्कत क्या है, उसको एक समझ में तो आना चाहिए ना कि ऑथेंटिक क्यों नहीं है, ये भी तो एक वाजिब क्वेश्चन है ना, ठीक है ना। आप दिल्ली में आते हो यहाँ रहने के लिए, कहीं रूम लेने जाते हो किसी के यहाँ, तो वो मकान मालिक भी आपसे पहले वेरिफिकेशन करवाता है कि भाई आप कहाँ से आए हो, किस पर्पज के लिए आए हो, ठीक है ना। जिस जगह से आए हो वो फॉर्म फिलअप करवाता है ना, तो कहाँ से मतलब किस स्टेट से हो, किस डिस्ट्रिक्ट से हो, हाउस नंबर वगैरह, फिर मदर फादर का सारा नाम है ना, सब फिलअप करवा लेता है, पूछ लेता है, इसे कहते हैं वेरिफिकेशन, है ना। वेरिफिकेशन हो गया, तो वेरिफिकेशन हो गया, दैट मीन्स यू आर ऑथेंटिक। फिर आपको कहता है अलाउड, नाउ यू आर अलाउड, अदरवाइज आप यू आर नॉट अलाउड। तो वेरिफिकेशन जरूरी है। मतलब क्या हुआ कि आपकी एक आइडेंटिटी, मतलब आपकी रेंज, आप कहाँ से हो, कहाँ से, तो आप जहां से हो और फिर दिल्ली आ गए, तो ये आपकी रेंज हो गई, है ना। तो अब आप ऑथेंटिक हो कि भाई चलो ठीक है, हमारा लड़का यहाँ का, मतलब कोई दूसरा अगर कहे कि ये वहाँ का रहने वाला है, इसमें वहाँ रह रहा है ना, तो ये जानकारी होना, ऑथेंटिसिटी। और आजकल तो CA प्लस NRC आ गया है ऑथेंटिसिटी बताने के लिए, खैर वो एक अलग चीज है। तो वो वेरिफिकेशन करता है, जब वो वेरिफिकेशन करता है तभी आप ऑथेंटिक कहलाते हो। तो क्वांटम मैकेनिक्स में भी यही है एग्जैक्टली कि वेरिफिकेशन होना जरूरी है। तो वेरिफिकेशन तभी होगा जब आप नॉर्मलाइज है, आप नहीं मतलब वेव फंक्शन,
तो वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है। वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है, इसका मीनिंग ये हुआ कि उसकी बाउंड्री जो है वो क्लियर है, मीन्स वेव फंक्शन कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ पर उसका एंड हुआ ये पता है। जब ये पता है तो वो ऑथेंटिक है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मान लीजिए बाउंड्रीज क्लियर नहीं है तो आप को पार्टिकल के बारे में एग्जैक्ट बिहेवियर उसका आप नहीं जान सकते, आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी, राइट। और आपको ये पता है ये वेव फंक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे इसका एंड हो रहा है, तो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, यानी तब वो नॉर्मलाइज्ड है। और नॉर्मलाइज्ड है तो बाउंड्री तो क्लियर ऑलरेडी हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि जब आपने उसको नॉर्मलाइज किया तो आपने लिमिट लगाई ना, इनिशियल और फाइनल लिमिट, तभी तो आपने नॉर्मलाइज किया होगा। अगर आपको इनिशियल फाइनल लिमिट ही नहीं बताया तो आप नॉर्मलाइज करें ही नहीं, और आपने नॉर्मलाइज कर दिया इसका मतलब पता थी, तो फिर ठीक है, ऑथेंटिक हो गया। हालांकि ऑथेंटिक होने के लिए और भी कुछ कंडीशंस हैं, लेकिन ये कंडीशन भी एक कंडीशन होती है, ठीक है। तो इसका यूज करते हैं हम वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करने के लिए। और याद रखना वेव फंक्शन हमेशा नॉर्मलाइज होना चाहिए क्वांटम मैकेनिक्स में, अगर नहीं है तो कर लीजिए। और चेक कैसे करेंगे, कोई भी फंक्शन अगर नॉर्मलाइज है तो ये इंटीग्रल आप करेंगे साई स्टार साई और डी टाउ या डी एक्स जो भी है इंटीग्रल है, तो ये हमेशा बन के ऊपर आएगा। उसको चेक करने का तरीका है, तो आपसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है बेसिक्स थे क्वांटम मैकेनिक्स के, जिनको आपने समझा। आगे हम पढ़ेंगे देखिए कुछ बेसिक मैथमेटिक्स है जिसका हम यूज करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, तो पहले उनके बारे में स्टडी कर लेते हैं, देन हम आगे बढ़ेंगे। देखिए तो आप इसको टूल समझ सकते हैं जो क्वांटम मैकेनिक्स में यूज होंगे, मैथमेटिकल टूल्स, राइट। तो देखिए लिखिए यूज ऑफ गामा फंक्शन। ठीक है, यूज ऑफ गामा फंक्शन। तो देखिए कुछ इंटीग्रल है 0 से इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस अल्फा x इंटू एक्स टू द पावर n इंटू डी एक्स, ठीक है। तो इसकी वैल्यू होगी, इसे कैसे लिखते हैं, गामा n प्लस वन अपॉन एल्फा की पावर n प्लस वन, ठीक है। दूसरा इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एल्फा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर n इंटू डी एक्स, राइट। तो ये होगा आपका गामा n प्लस वन अपॉन टू इंटू एल्फा टू दी पावर n प्लस वन अपॉन टू, ठीक है। इसके अलावा एक जनरल फार्मूला है 0 से इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस एल्फा एक्स टू दी पावर m इंटू एक्स टू दी पावर n इंटू डी एक्स। तो ये हो जाएगा गामा n प्लस वन अपॉन m इंटू एल्फा टू दी पावर n प्लस वन अपॉन m, ठीक है। इनका आपको यूज करना है। अब आगे देखिए यहाँ पर देखिए डिफरेंस समझ लेना, e की पावर माइनस एल्फा एक्स, यहाँ पर x की पावर 1 है, तो इस तरह से अगर 2 है तो अपॉन में 2 हो जाएगा। और ये जनरल फार्मूला है, अगर m है तो दैट मीन्स m यहाँ पर, राइट। अब आगे देखिए गामा को इन टर्म्स ऑफ फैक्टोरियल कैसे लिखेंगे, गामा n प्लस वन, ये फैक्टोरियल n की इक्वल होता है, दैट मीन्स गामा n को आप कैसे लिखेंगे, n माइनस वन का फैक्टोरियल। इसका मीनिंग सिंपल है, अगर फैक्टोरियल अगर गामा 7 है तो आप उसको सिंपली फैक्टोरियल 6 मानेंगे, और फैक्टोरियल 6 को आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको पहले से पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब गामा को इन टर्म्स ऑफ गामा कैसे लिखेंगे, गामा n, इसलिए आप लिखते हैं n माइनस वन इंटू गामा n माइनस वन, ठीक है। अब गामा हाफ को लिखा जाता है रूट पाई, तो गामा 6 गामा 5 गामा 8 ये तो कोई बड़ी बात नहीं, सिंपल है। बट गामा 5/2 आएगा तो कैसे उसको लिखेंगे, उसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो देखिए अगर गामा 5/2 है तो इसका यूज कीजिए, एक कम करके लिखना है, तो 5/2 माइनस वन मीन्स 3/2, उसके बाद में 3/2 ऐसे लिख सकते हैं।
हालांकि इसको फिर से अब आगे आप कर सकते हो, चलो करते हैं आगे। 3/2 इसको कैसे लिखेंगे, एक कम करके 1/2, फिर गामा 1/2, गामा 1/2 को क्या लिखेंगे √5, इस तरह से। तो जब न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करेंगे तो इस तरह के बहुत सारे टर्म्स आएंगे जिनको आपको सॉल्व करना है, सिर्फ क्वांटम मैकेनिक्स में ही नहीं, अदर पेपर्स में भी इसका आपको यूज होगा, राइट। देखिए आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि आपने देखा कि गामा फंक्शन जब आप यूज कर रहे हैं तो यहाँ इसकी लिमिट 0 से इनफाइनाइट है, तो यहाँ कुछ इंटीग्रल्स ऐसे बनेंगे जो उनकी लिमिट -∞ से +∞ होगी, तो आपको वो कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको पता है अगर लिमिट -∞ से +∞ है f(x) into dx, तो बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल जब आप पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि इसको आप ये -∞ से +∞ है, -a से +a हो या -b से +b हो, इस तरह से मैं जनरल बता रहा हूँ। तो इसे आप देख सकते हैं 2 टाइम्स लिमिट 0 से इनफाइनाइट f(x) into dx। ऐसा कब कर सकते हैं, जब आपका f(x) इवन फंक्शन हो, मीन्स f(x) आपका इवन फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। और अगर f(x) ऑड फंक्शन है तो ये इंटीग्रल 0 हो जाएगा, इफ f(x) इज ए ऑड फंक्शन, ठीक है। साथ ही साथ ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन कैसे करते हैं जल्दी से बता देते हैं। कैसे चेक करोगे, अगर आपका कोई फंक्शन दिया हुआ है उसमें x की जगह पे -x पुट कर दो, वो आपका f(x) ही रहता है, उसकी नेचर में चेंज नहीं आता है, तो वो आपका क्या कहलाएगा इस केस में, इसको आप इवन फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। और यदि x की जगह पे -x पुट करेंगे और ये आ गया -f(x) हो गया, तो ये आपका ऑड फंक्शन होगा, ठीक है। तो ये बेसिक मैथमेटिक्स थी, इसका यूज होना है क्वांटम मैकेनिक्स में, जो आपने सीखा। अब हम आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ। देखिए प्रॉब्लम्स, देखिए यहाँ पर मैं स्टार्टिंग करूंगा एक बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम से, ठीक है। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो एक सिंपल सी प्रॉब्लम कंसीडर कीजिए, क्वेश्चन लिखिए, कंसीडर ए वेव फंक्शन, एक गॉसियन वेव फंक्शन ले लीजिए, देखिए कंसीडर ए वेव फंक्शन psi इक्वल टू c e टू द पावर माइनस अल्फा x स्क्वायर, ठीक है। x की लिमिट ले लीजिए, रेंज -∞ टू +∞, राइट। लिखिए फाइंड द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट c, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, जल्दी से सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए नॉर्मलाइजेशन कंडीशन अप्लाई कीजिए, क्या है -∞ से +∞ साई स्टार साई इंटू dx इक्वल टू 1, ठीक है। क्योंकि लिमिट -∞ से +∞, इसकी रेंज -∞ से +∞ है। वैसे भी हार्मोनिक ऑसिलेटर का ये ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन है हाइड्रोजन एटम का, जो गॉसियन नेचर का ही होता है ना, ये गॉसियन फंक्शन है। तो इस केस में वैसे भी लिमिट -∞ से +∞ ही लेते हैं, ना दी होती तब भी, ठीक है। अब देखिए साई स्टार, यानी साई स्टार को आप कैसे लिख सकते हैं, ये क्या बन गया c स्टार e टू द पावर माइनस अल्फा x स्क्वायर। अब इसको अप्लाई कर दीजिए c स्टार c इंटू सी स्टार, ये क्या हो गया मॉड ऑफ c का स्क्वायर, से बाहर लिख लीजिए -∞ से +∞। बच्चों वाला क्वेश्चन है ये, बता दिया मैंने इसलिए क्योंकि चलो बेसिक की बात चल रही है तो बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। e टू द पावर -2 अल्फा x स्क्वायर इंटू dx इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, ये इंटीग्रल कैसे सॉल्व करोगे, इसको आप पहले तो वही गामा फंक्शन का यूज करके, है ना, लिमिट को 0 से इनफाइनाइट में पहले तो कन्वर्ट कर लीजिए। और ऐसा तभी कर सकते हैं जब आपका फंक्शन इवन फंक्शन हो, तो e की पावर -2 अल्फा x स्क्वायर है ना, तो x स्क्वायर है यहाँ पर, x की जगह -x पुट करेंगे तो क्या होगा, प्लस ही रहेगा फंक्शन, यानी इससे कोई चेंज तो आएगा नहीं। तो इसका मतलब क्या, ये इवन फंक्शन है। अगर ये इवन फंक्शन है तो इसे 2 टाइम्स लिमिट 0 से इनफाइनाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, मॉड ऑफ c का स्क्वायर लिमिट 0 से इनफाइनाइट e टू द पावर -2 अल्फा x स्क्वायर इंटू dx इक्वल टू 1। अब गामा फंक्शन आपका क्या कहता है, यही तो है गामा फंक्शन, 0 से इनफाइनाइट e की पावर -अल्फा
एक्स स्क्वायर एक्स टू दी पावर एन इंटू डी एक्स, इसे क्या लिख सकते हो गामा एन प्लस वन अपॉन टू अल्फा की पावर एन प्लस वन अपॉन टू, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो लगाइए यहाँ पर। अब यहाँ पर बात आती है इसके साथ कंपेरिजन की, यहाँ एक्स टू दी पावर एन होता है, यहाँ पर नहीं है, तो एक्स की पावर जीरो तो लिख ही सकते हो, किसी की पावर जीरो हो, वन होता है तो वन से मल्टीप्लाई किया तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसकी इससे कंपेरिजन कीजिए तो इसका मतलब क्या है, एन की वैल्यू जीरो हो गई, तो फार्मूला क्या है गामा एन प्लस वन अपॉन टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, जीरो प्लस वन अपॉन टू यानी गामा हाफ, तो इसको लिखेंगे आप मॉड ऑफ सी का स्क्वायर, इंटीग्रल की वैल्यू हो गई गामा एन की वैल्यू जीरो है तो जीरो प्लस वन अपॉन टू यानी कि गामा हाफ अपॉन टू इंटू एल्फा की पावर एन प्लस वन बाई टू। तो एल्फा क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एल्फा होता है, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है टू एल्फा, तो एल्फा मत लेना गलती से, टू एल्फा है, तो टू एल्फा की पावर वन अपॉन टू, ये तो बना इंटीग्रल इक्वल टू वन, टू से टू खत्म, तो ये क्या बन गया मॉड ऑफ सी का स्क्वायर इक्वल टू, इसको इधर ले जाइए टू अल्फा की पावर वन अपॉन टू एंड गामा हाफ, ये क्या हो जाएगा रूट पाई, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसका मीनिंग क्या होगा टू अल्फा अपॉन पाई की पावर वन अपॉन टू लिख सकते हैं, और मॉड ऑफ सी इक्वल टू लिख सकते हैं टू अल्फा अपॉन पाई की पावर वन अपॉन फोर। ठीक है, तो ये है आपका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट इस पर्टिकुलर केस के लिए। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, साई इक्वल टू आप लिख सकते हैं टू अल्फा अपॉन पाई की पावर वन अपॉन फोर ई टू दी पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, ये आपका नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन हो गया। ठीक है, इसे गॉसियन वेव फंक्शन भी बोलते हैं, और ये हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन होता है वो गॉसियन नेचर का ही होता है। ठीक, तो ये आपका एक सिंपल सी प्रॉब्लम थी, राइट, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। चलिए मैं कुछ प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस आपको और करवा देता हूँ, कुछ बता देता हूँ, आप लोग घर से खुद कैलकुलेट कर लीजिए। क्वांटम मैकेनिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर है, अगर इसको अच्छे से पढ़ा जाए, अच्छे से समझा जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग है। पढ़ाने वाला होना चाहिए और पढ़ने वाला भी होना चाहिए, और आपका अपना पर्सनल इंटरेस्ट होना चाहिए, तो अच्छा पेपर है, स्कोरिंग भी है, समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा है, ना समझ में आए तो फिर कुछ भी नहीं, यही होता है ना। चलिए कुछ प्रॉब्लम्स और लेते हैं, आप लोग अपने आप सॉल्व कर लीजिएगा इनको। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए साई इक्वल टू ए साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। ठीक है, यहाँ पर आपको नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट ए कैलकुलेट करना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है साई इक्वल टू ए साइन टू एन पाई एक्स अपॉन एल। यहाँ पर भी आपको नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट ए कैलकुलेट करना है, ये बताना है कि इन दोनों केसेस में नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू सेम होगी या डिफरेंट होगी। ठीक है, तो आपको कैलकुलेट करने के बाद में पता लग जाएगा। ठीक है, तीसरा है ये इनफाइनाइट स्क्वायर पोटेंशियल के केस है, ठीक है ना, इन केस ऑफ द इनफाइनाइट स्क्वायर पोटेंशियल। अब अगला है कंसीडर द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो साई इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस आर अपॉन ए नॉट, यानी उससे पहले वाला था वो हार्मोनिक ऑसिलेटर केस हो गया, इनफाइनाइट स्क्वायर पोटेंशियल केस हो गया, ये हाइड्रोजन एटम का वैल्यू ग्राउंड स्टेट का, ई की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए साई इक्वल टू ए एक्स व्हेन x is less than a by 2 greater than 0 and a minus x is less than a greater than a by 2। इस केस में भी आपको नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट a फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको स्टेप बना लीजिए। ठीक है, इस तरह इसे कहते हैं ट्रायंगुलर ट्रायल वेव फंक्शन। जब आप वेरिएशनल प्रिंसिपल पढ़ेंगे तब इस पर बेस्ड प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। हालांकि मैं उस तरह की प्रॉब्लम को यहाँ पर अभी कराऊंगा, ट्रिक से कराऊंगा, 5 सेकंड में सॉल्व करेंगे आप लोग, और इस तरह की ट्रिक आपने कभी पहले नहीं पढ़ी होगी, आज फर्स्ट टाइम पढ़ोगे। चलिए तो पहले इनको देख लेते हैं, ये कर लेंगे या बताऊं मैं। देखिए
इनको, इस क्वेश्चन को क्या है, ये सिंपल है, अपने इसका तो आपको याद भी होगा, बट याद होने की अलग बात है, मैं एक प्रोसेस आपको बता रहा हूँ करना कैसे है। तो देखिए सोल्यूशन पहला ही देखिए, अब यहाँ पर आपको ये देखना है इसकी आप लिमिट क्या लेंगे। आपको अभी सर लिमिट दी नहीं है, बताना चाहिए था, नहीं दी तो फिर कैसे डिसाइड करोगे। इस केस में इसकी लिमिट 0 से l ली जाएगी, साई स्टार साई इंटू डी एक्स इक्वल टू 1, ये आप पुट कर लेंगे। देखिए क्यों, पहले समझ लीजिए, कुछ बेसिक्स मैं बताता हूँ। जैसे कि आपका इनफाइनाइट स्क्वायर वेव पोटेंशियल है, जो उसका स्टैंडर्ड रिजल्ट है उससे इसकी कंपेरिजन कीजिए। अगर 0 से l लेंथ का इनफाइनाइट स्क्वायर वेव पोटेंशियल होता है तो उसका वेव फंक्शन क्या होता है, √2/l साइन n पाई x/l होता है। यहाँ पर ये जो क्वांटिटी होती है ये डिसाइड करता है इसकी विड्थ, बेल की विड्थ क्या है। अगर ये 2l होता तो यहाँ पर 2l होता, अगर ये l/2 होता तो l/2 होता, है ना। तो यहाँ पर l दिया है, इसका मतलब उसकी लेंथ 0 से l ही ली जाएगी। अब सिंपल है, कर लीजिए इसको। इसको आप आगे सॉल्व करेंगे, लिमिट 0 से l मॉड ऑफ a का स्क्वायर साई स्टार साई, तो ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर n पाई x/l इंटू डी एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ a का स्क्वायर। अब इसको डायरेक्टली तो ऐसे आप सॉल्व करेंगे नहीं, तो इसे क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस 2n पाई x/l लिख सकते हैं, अपॉन में 2 है, इसको इधर लिख लीजिए। ठीक है, इंटू डी एक्स इक्वल टू 1। तो इस इंटीग्रल को सॉल्व कीजिए, मॉड ऑफ a का स्क्वायर अपॉन 2, नाउ इंटीग्रल ऑफ डी एक्स एक्स हो गया, और लिमिट 0 से l/2, चलो ज़्यादा फास्ट नहीं कर रहा हूँ, 0 से l ले लीजिए, माइनस इसका इंटीग्रल कॉस का क्या हो जाएगा, साइन 2n पाई x/l अपॉन 2n पाई बाई l, लिमिट इसकी भी क्या जाएगी 0 से l। ओके, इसको पुट करो, चलिए इक्वल टू 1 मॉड ऑफ a का स्क्वायर अपॉन 2, क्या बच्चों वाले क्वेश्चन। चलिए खैर देखिए ये क्या हो गया l, और ये क्या बन गया माइनस l अपॉन 2n पाई, इसका लिमिट पुट करो, l से l कैंसिल आउट, साइन 2n पाई क्या होता है 0, साइन 0 आल्सो 0, तो ये टर्म 0 हो गया इक्वल टू 1। इसका मीनिंग क्या हो गया देखिए, मॉड ऑफ a का स्क्वायर, ये 0 के l बचा, तो ये क्या हो गया इक्वल टू 2/l, दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ a इक्वल टू √2/l बन गया। तो यही आ गया, ये तो आना ही था, ये पहले से पता था। यहाँ मेरा मतलब था कि प्रोसेस के बारे में बताना। ठीक है, दूसरी बात, अब ये बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना, वो कहेंगे ना इस केस में भी नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट यही आएगा, जबकि है क्या, इनफैक्ट यहाँ देखिए, यहाँ पे 2 ऊपर आ गया, इसकी कंपेरिजन की जाएगी इस स्टैंडर्ड फार्मूले से, साइन n पाई x/l है, तो n पाई x/l है, इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग ये हुआ, ये जो फार्मूला है इसको आप कैसे लिखेंगे, साई a साइन n पाई x/l, ये l/2 है ना, तभी तो ये 2 ऊपर जाके यहाँ पहुंच गया जाके। ठीक है, ये मत भूल जाना कि यहाँ पर n है, n को गायब कर दो, n अपनी जगह पे सुरक्षित है, ऐसा मत नहीं है कि ये वाला केस था जिसमें n को हटा दिया कि n बराबर 2 ले लिया, ग्राउंड स्टेट की जगह फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का केस हो गया, n ऑलरेडी है, उस तरह का कंफ्यूजन मत क्रिएट कर लेना अपने दिमाग में। ठीक है, ये जो है इसका मीनिंग है ये, और इसका मीनिंग है कि जो इसकी विड्थ थी अब इस बार हाफ हो गई है। ठीक है ना, यानी कि ये विड्थ l/2 हो गई, l/2 हो गई, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसकी जो लिमिट है अब क्या लोगे आप, 0 से l/2 लोगे, तो l/2 लेके आप इसको सॉल्व कीजिए, ये क्या बन जाएगा। और वैसे करने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट मारो ना सीधे। ऐसे केसेस में क्या करते हैं, अगर विड्थ अगर चेंज हो जाती है, अगर मान ली l से 2l हो गई तो यहाँ पर 2l हो जाता है, यहाँ पर भी 2l हो जाता है। एनर्जी में भी यही चेंजेस आते हैं, है ना। एनर्जी की जो फार्मूला होता है En इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर, तो वहां भी l को उसी तरह से हम चेंज कर देते हैं जिस तरह के चेंज सिस्टम में किया जाता है। अगर 2l है तो 2l कर दो, 3l है 3l, हाफ l/2 है तो l/2 पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस सिस्टम की विड्थ को अगर हाफ कर दिया है, इसका मतलब यहाँ भी जहाँ जहाँ l दिया हुआ है उसमें चेंज कर देंगे, तो इसका जो वेव फंक्शन बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट जो इसके लिए बनेगा वो बनेगा a इक्वल टू रूट क्या था, ये 2/l था, तो 2/l
विद हाफ हो गई ना, तो एल अपॉन टू हो गया। इस अब भैया ऊपर जाके चाहे कुछ भी बन जाए, रूट फोर अपॉन एल, इसका मतलब क्या हो गया, टू अपॉन रूट एल हो गया। देखना डिफरेंस है, यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट ये था, यहाँ पर ये था। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, देखते हैं तो है नहीं ढंग से, या पता नहीं होता है उनको, जो भी है वॉटेवर, तो इसको भी वही उसी तरह से लपेट देते हैं, जो गलत हो जाता है। ठीक है, अगला जल्दी से देखिए नेक्स्ट। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये देखिए, ये आपका यहाँ पर जो सिस्टम है ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में आर दिया हुआ है, तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का केस हो गया। तो यहाँ पर भी कोई लिमिट साई स्टार साई इंटू डी टाउ, अब डी टाउ यहाँ पर जो यूज करेंगे वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला यूज करेंगे, इक्वल टू 1। तो देखिए जल्दी से ए, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिखिए, ए स्टार ए की पावर माइनस आर अपॉन ए नॉट, तो आप मॉड ऑफ ए का स्क्वायर तो बाहर लिख लीजिए। ठीक है, इंटीग्रल, ठीक है, साई स्टार साई यानी ई टू दी पावर माइनस टू आर अपॉन ए नॉट, डी टाउ वॉल्यूम एलिमेंट। देखिए इसी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ना माइनस टू आर अपॉन ए नॉट, ये क्या बन जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा, डी टाउ जो होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये तो होता है आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा एंड डी फाइव, ये होता है। ठीक है, इक्वल्स टू 1। ठीक, अब इसको कर लीजिए, अब यहाँ आर थीटा फाइव तीन इंटीग्रल बन जाएंगे। ठीक है, तो मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ पर आर वाले को एक साइड में लिख लीजिए, ई टू दी पावर माइनस टू आर अपॉन ए नॉट इंटू आर स्क्वायर डी आर। लिमिट इसकी क्या होगी, जीरो से इनफाइनाइट, क्योंकि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आर की लिमिट हमेशा जीरो से इनफाइनाइट होती है। एंड लिमिट जीरो से पाई साइन थीटा डी थीटा, लिमिट जीरो से टू पाई इंटू डी फाइव इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये देखिए सिंपल, ये क्या बनता है इसका इंटीग्रल, साइन थीटा का इंटीग्रल लिमिट जीरो से पाई, ये 2 हो जाएगा और ये 2 पाई हो जाएगा। तो ये याद रखना, अब अभी तो हमने लिख लिया यहाँ पर, ऐसे बार बार आगे नहीं लिखेंगे इसको, सीधे आप 4 पाई कीजिए कैलकुलेशन से बच्चों, 4 पाई को आगे ले लीजिए, 4 पाई मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, इस इंटीग्रल को सॉल्व कर लीजिए, तो ये गामा फंक्शन लगेगा इसमें सीधा सीधा, e टू द पावर माइनस एल्फा एक्स इंटू एक्स टू द पावर एन इंटू डी एक्स, तो क्या होता है गामा एन प्लस 1 अपॉन एल्फा की पावर एन प्लस 1। तो इससे कंपेरिजन करें तो एन की वैल्यू 2 होगी, तो गामा गामा 2 प्लस 1 यानी गामा 3 अपॉन एल्फा क्या है यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ द आर, वहां कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ वेरिएबल एक्स है ना, आर है ना, तो कोफिशिएंट ऑफ आर यानी कि 2 अपॉन ए नॉट, ये बनेगा गामा। ठीक है, और मीन्स एल्फा की पावर 3, मतलब n प्लस 1 मीन्स 2 प्लस 1 यानी कि 3 हो गया, इक्वल टू 1। अब देखिए 4 पाई मॉड ऑफ ए का स्क्वायर इंटू गामा 3 फैक्टोरियल 2, इसको ऊपर पहुंचाइए तो इंटू ए नॉट क्यूब अपॉन 2 की पावर 3 यानी कि 8 हो गया, इक्वल टू 1। ये कैंसिल आउट, खत्म इसका खेल, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर ये क्या हो गया 1 अपॉन पाई ए नॉट क्यूब, ये तो बन गया, और मॉड ऑफ ए इक्वल टू क्या बन गया 1 अपॉन अंडर रूट पाई ए नॉट क्यूब। ठीक है, अब देखिए तो नॉर्मलाइज वेव फंक्शन क्या हो गया, साई इक्वल टू 1 अपॉन रूट पाई ए नॉट क्यूब इंटू ई की पावर माइनस आर अपॉन ए नॉट। ये देखो क्या है, पहचाना, करो इससे जान पहचान, यही तो होता है ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन हाइड्रोजन एटम का।
शायद आपको याद होगा। तो ये होगा इस तरह से, तो इस तरह से करते हैं देखो, ठीक है। आगे देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, ये अच्छा है, चलिए। इसको कैसे करेंगे देखिए, अच्छा है। यहाँ पर ये जो आपका नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है और इसका जो इंटीग्रल है, ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। कैसे? इसका बिहेवियर देखिए फंक्शन का, ए एक्स कब तक है, किस रेंज में, 0 से a/2 तक, ये ए एक्स इसकी नेचर है। उसके बाद में ए माइनस एक्स टाइप का हो गया। तो ये यही दो पार्ट में है। इसकी वेव फंक्शन को मैं ड्रा करके आपको बताता हूँ, देखिए कैसे। दिस इज एक्स, ठीक है, दिखाई दे रहा है ठीक से ना? गुड। अब देखिए ए एक्स, वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पड़ी है ना, y इक्वल्स टू mx, है ना? तो ये वही तो है, ए एक्स यानी कि स्ट्रेट लाइन होगी पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये आपका ओरिजिन है, बोलो। और कहां तक, 0 से a/2 तक। और उसके बाद में क्या है, ए माइनस ए एक्स फिर से, यानी कि एक कांस्टेंट वैल्यू के बाद में ये डिक्रीज करेगा। तो पहले तो यहां तक ही बनाओ, दिस इज द 0, दिस इज द a/2। इसके बाद में ठीक है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है जो ए नॉट के बराबर होगी। उसके बाद में यहां से स्लोप पहले इधर, फिर इसके बाद में इधर, इसे कहते हैं ट्रायंगुलर वेव फंक्शन। क्वांटम मैकेनिक्स में कहा जाएगा ट्रायंगुलर ट्रायल वेव फंक्शन। जो बेरिशियन प्रिंसिपल जो हम पढ़ेंगे तो हम इसकी बात करेंगे, और इसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी भी वहां हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर मैं अभी ट्रिक से बताऊंगा, डायरेक्ट ट्रिक, 5 मिनट में सॉल्व करो इसको। अब देखिए, तो इसके लिए नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लिखते हैं। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या है, देखिए इनफाइनाइट स्केलर पोटेंशियल का केस है, तो लिमिट 0 से a तक ही है, यही तो है रेंज टोटल। हालांकि इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लिया जाएगा, तो जनरली तो यही है, साई स्टार साई इंटू डी एक्स इक्वल टू 1। अब ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, पहला 0 से a/2, ठीक है, साई स्टार साई। तो साई स्टार साई जब करोगे तो मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, इसको तो आप बाहर लिख लीजिए, ठीक है। इसको बाहर लिखने के बाद में इसको लिखिए, ये क्या बन जाएगा, x² इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रल a/2 से a, और ये क्या बन जाएगा, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, 1 के ऊपर बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन गया, x³ लिमिट 0 से a/2, ठीक है। अब प्लस इसको आप करेंगे तो कर कीजिए, इसको ओपन कर लीजिए तो क्या बन जाएगा, ये a² लिमिट a/2 से a इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रल a/2 से a x² इंटू डी एक्स माइनस 2a लिमिट a/2 से a इंटू एक्स इंटू डी एक्स। इस इंटीग्रल को आगे सॉल्व कीजिए, आगे सॉल्व करेंगे तो ये मॉड ऑफ a² जो है इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी 12/a³। जब ये वैल्यू पुट करेंगे दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ a की वैल्यू हो गई 12/a³। ठीक है, ये सिंपल इंटीग्रल है, ज्यादा कोई टफ तो है, बट ये पता होना चाहिए इसको ब्रेक कैसे करेंगे, इसकी नेचर क्या है। अब
एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं कि अगर इस तरह का केस हो, ठीक है, तो हम इसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, देखिए ये जो वेव फंक्शन अभी हमने बात की थी, इसी के बारे में लिखते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन लिखिए और इसको लिख लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या है, देखिए, कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन इनफाइनाइट वेल पोटेंशियल whose potential is defined as dx equals to 0 when x is less than a greater than 0 and infinite otherwise। इस तरह से ये दिया हुआ है। ठीक है, लिखिए, इसको नोट कीजिए, लिखिए द ग्राउंड स्टेट एनर्जी of the particle, the ground state energy of the particle with trial wave function psi x equals to ax when x is less than a by 2 greater than 0 and a minus x when x is less than a and greater than a by 2। ये वही ट्रायंगुलर ट्रायल वेव फंक्शन है जैसे कि अभी आपने देखा था। इज क्या होगी, यानी कि इस केस में इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल का जो केस है, इसका पोटेंशियल इस तरह से डिफाइन है, अगर उसमें हम इस ट्रायल वेव फंक्शन को यूज करें तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होगी, ये क्वेश्चन है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन ए है आपका एच क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2m ए स्क्वायर। ऑप्शन बी है आपका एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन एम ए स्क्वायर। ऑप्शन सी है 6h क्रॉस स्क्वायर अपॉन एम ए स्क्वायर। एंड ऑप्शन डी है 3h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m ए स्क्वायर। ये है, ठीक है, राइट। इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए देखिए, वैसे अगर हम इसको सॉल्व करें, इसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी कैलकुलेट करें, तो ये जो है वेरिएशन प्रिंसिपल से सॉल्व होगा। और उसको सॉल्व करने के लिए आपको इसको इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो वहाँ में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सब करके ये पहले स्टेप पोटेंशियल बनेगा, फिर डेल्टा फंक्शन बनेगा, फिर इसकी वैल्यू जब लिखेंगे तो काफ़ी लंबा चौड़ा सोल्यूशन होता है वहाँ पर ये। और ये ग्रिफिथ की बुक में ये प्रॉब्लम दी हुई है, आप वहाँ से देख भी सकते हैं वेरिएशन प्रिंसिपल में। तो अच्छा खासा टाइम लग जाता है इसको सॉल्व करने में, बट यहाँ पर मैं देखिए 5 सेकंड में आप इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं बता दे रहा हूँ ट्रिक क्या है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए समझिए, इनफाइनाइट स्क्वायर वेव पोटेंशियल का केस है, बट वेव फंक्शन ये है, ट्रायंगुलर वेव फंक्शन का यूज करके आपको ग्राउंड स्टेट एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो देखिए इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर हम इनफाइनाइट स्क्वायर वेव पोटेंशियल की बात करें, उसका जो वेव फंक्शन हम कंसीडर करके देखें करें, तो वो क्या होता है, साई इक्वल टू रूट 2 अपॉन ए साइन एन पाई एक्स अपॉन ए, ये तो होता है ना। ग्राउंड स्टेट के लिए बात करें तो एन की वैल्यू हम 1 ले लेंगे, तो इसके लिए जो वेव फंक्शन हो जाएगा ग्राउंड स्टेट वाला, ये क्या बन जाएगा, रूट 2 अपॉन ए साइन पाई एक्स अपॉन ए, ये तो बनेगा, है ना। और इसकी जो एनर्जी होती है, एनर्जी क्या लिखी जाती है इनफाइनाइट स्क्वायर वेव पोटेंशियल केस में, ई एन इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m
ई स्क्वायर, यही होती है ना। तो ग्राउंड स्टेट के लिए एनर्जी अगर हम लिखें, इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गई पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m ए स्क्वायर, ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी हो गई। किसके लिए, इसके लिए। इसकी नेचर क्या है, सिनुसाइडल फंक्शन है ना। अब देखिए समझने वाली बात, ये स्मार्टनेस क्या होते हैं, समझो इस क्वेश्चन को समझो। स्मार्टनेस तो प्रैक्टिस से आती है और फिर वो डिपेंड करता है आती है नहीं आती है। इसका ये जो वेव फंक्शन है सिनुसाइडल वेव फंक्शन है, और ये जो वेव फंक्शन है ट्रायल वेव फंक्शन है। तो मैं थोड़ा वेरिएशन प्रिंसिपल के टर्म्स में आपको एक चीज बता दूं, जो ट्रायल वेव फंक्शन होता है वो अप्रोक्सीमेट वेव फंक्शन होता है। तो अप्रोक्सीमेट वेव फंक्शन अगर आप लेके चलेंगे तो रिजल्ट भी आपका अप्रोक्सीमेट ही आएगा। यानी बेसिक से सोचिए, ट्रायल वेव फंक्शन है तो क्या होता है, अप्रोक्सीमेट वेव फंक्शन। तो रिजल्ट भी तो अप्रोक्सीमेट ही देगा। जब आप इनपुट अप्रोक्सीमेट दे रहे हो तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको, अप्रोक्सीमेट ही मिलेगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो एग्जैक्ट एनर्जी आएगी, ये जो है ये क्या है, इसकी एक्यूरेट एनर्जी है, एग्जैक्ट एनर्जी है पाई स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर। और अगर आप ट्रायल वेव फंक्शन का यूज करके अगर इसे कैलकुलेट करते हैं तो क्या आएगी, अप्रोक्सीमेट। तो इसका मतलब एग्जैक्ट तो आपको पता है ना। तो ट्रायंगुलर ट्रायल वेव फंक्शन का यूज करके जो एनर्जी आएगी वो इसके नियर अबाउट आएगी। अब बात ये आती है कि इससे ज्यादा आएगी या इससे कम आएगी। यानी कि 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से जो एनर्जी इसके नियर अबाउट होगी वही सही होगी, सही ऑप्शन होगा। तो इसका मतलब ये जो है ये तो एग्जैक्टली यही दिया हुआ है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ऑप्शन ही गलत हुआ। एग्जैक्ट तो वही एग्जैक्ट तो होगी नहीं, उसके नियर अबाउट होगी। तो ये ज्यादा भी हो सकती है कम हो सकती है। अब कैसे डिसाइड करेंगे ज्यादा होगी या कम होगी, दिस द इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए कैसे, आपको पता है कि ट्रायंगुलर वेव फंक्शन को अगर मैं ड्रॉ करूं, तो अभी हमने ड्रॉ किया था, है ना, इसी तरह से जाएगा। तो ये क्या था आपका 0 a/2 a, ये क्या हो जाएगा 2a, और ये a है आप, तो ये कितना बनेगा 3a/2, इस तरह से। अब जो सिनुसाइडल वेव फंक्शन है इसकी अगर नेचर हम देखें तो ये क्या बनेगी, तो ये वाला वेव फंक्शन तो इसके अंदर ही समा गया। बोलो, अब ये ध्यान रखना यहां पर ऐसा क्यों लिखा है। अब ऐसा भी तो कर सकता है, इस सिनुसाइडल के अंदर में ट्रायंगुलर बनाता, ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि यहां पर इसका जो एम्पलीट्यूड है ट्रायंगुलर वाले का, ये फॉर द ट्रायंगुलर वेव फंक्शन, ये कितना है √12 अपॉन ए की, वो भी आपने कैलकुलेट किया। ये एम्पलीट्यूड ज्यादा है और इसका है √2 अपॉन ए, इसका एम्पलीट्यूड कम है तो ये इसके अंदर आएगा। अब देखिए इससे एक चीज क्लियर हो गई, जो एरिया कवर्ड हो रहा है अंडर दिस साइकिल, या सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड स्टेट की बात करें, क्योंकि इसका वेव फंक्शन डायग्राम अगर हम बनाएंगे इनफाइनाइट स्क्वायर बेल का, ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट में यही तो होता है 0 से a/2, तो इतना ही कंसीडर कर लीजिए आप, इतना ही, क्योंकि यही रेंज आपको लेनी है, इधर का तो लेना नहीं है, तो छोड़ो। तो ये जो एरिया कवर अप हो रहा है ट्रायंगुलर जो फंक्शन है वो ज्यादा एरिया कवर कर रहा है रेदर देन द सिनुसाइडल, इसीलिए जब एरिया ज्यादा कवर कर रहा है ट्रायंगुलर तो एनर्जी भी ज्यादा ही होगी ट्रायंगुलर का जब यूज करेंगे तो। यानी कि जो एग्जैक्ट एनर्जी है जो आपको इस
यहाँ से आपको मिल रही है वो कितनी है, पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ma²। तो ट्रायंगुलर का यूज करके जो एनर्जी आएगी वो इसके जो नियर अबाउट तो आएगी, बट थोड़ी सी ज्यादा आएगी, क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा एरिया कवर कर रहा है ये वाला। बताइए, है ना। तो ये एक तरीका है इसे कैलकुलेट करने का। अदरवाइज आप इंटीग्रल से सॉल्व करते बहुत लंबा चौड़ा पड़ता है जाके। तो है ना ये स्मार्ट मेथड, जो आपने शायद आपने किसी बुक्स में और कहीं भी नहीं पढ़ा होगा, बट अब आपको पता लग गया। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इस केस में जो इसकी एनर्जी आएगी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी फॉर ट्रायंगुलर फंक्शन, राइट, विल बी ग्रेटर देन ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द, जो सिनोसाइडल वाला केस है। ठीक है, और जो कितनी है, जो कितनी है आपकी, पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ma² है। अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करूं, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, पाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 3.14, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसे मैं अप्रोक्सीमेटली 10 मान ले रहा हूं। चलो, तो ये कितना हो गया 10 पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ma²। इसका मीनिंग क्या हो गया 5, पाई क्यों लिख लिया अब यहाँ पर, तो कितना हो गया 10 एच क्रॉस स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हो गया 5 एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन एम ए स्क्वायर बनेगा या क्या, ये एनर्जी बन गई। तो ये एनर्जी क्या है, ये एनर्जी तो एग्जैक्ट एनर्जी है ना, यही तो है, सिनोसाइडल वाली लिख रहे हैं ना, और ट्रायंगुलर की इससे ज्यादा होगी। तो देख लो इसके नियर अबाउट एनर्जी कौन सी है, 5 क्रॉस स्क्वायर अपॉन ma² एग्जैक्ट एनर्जी है, तो इससे थोड़ी ज्यादा, ये वाली तो बहुत ज्यादा होगी, मतलब ये तो यही वाला केस हो गया, ये 5 क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ma², ये तो होगी नहीं इसके नियर अबाउट, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो बच्चा ये आपका करेक्ट आंसर है। तो इसमें इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि मुझे एक एक स्टेप आपको समझाना था यहाँ पर, इसलिए मैंने यहाँ पर समझा के आपको बताया है। आप यहाँ से देख के आप आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, और मैं समझता हूँ आज की इस क्लास में इतना सफिशिएंट है। ये एक तरह से डेमो क्लास है, डेमो क्लास की तरह आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो आपने हमारे कोर्स के बारे में समझा, हमारे क्लासेस सिस्टम के बारे में समझा, और चलिए कुछ प्रॉब्लम्स में और करवा देता हूँ। देखिए, देखिए किस तरह की प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं इन जनरल में, उस पर थोड़ा सा टॉक करूंगा। वैसे तो हमारी जो क्लासेस होंगी तो हम हर टॉपिक में बहुत ही मतलब डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, बट इस क्लास में मैं वैसे तो यहाँ तक मैं समझता हूँ डेमो क्लास के लिए इतना मोर देन सफिशिएंट होता है, बट मैं कुछ टॉपिक्स और बताता हूँ यहाँ से प्रॉब्लम्स पूछी जाती है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड 15 मिनट और लेता हूँ। ठीक है, देखिए जैसे इनफाइनाइट स्क्वायरल पोटेंशियल आपने पढ़ा, दो तरह के केसेस होते हैं, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। तो कुछ वो इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ जो एग्जाम में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिए जब क्लास में हम इन सब चीजों को पढ़ेंगे, इनफाइनाइट स्क्वायरल पोटेंशियल, सिमेट्रिक एसिमेट्रिक, तो उनको डिटेल में पढ़ेंगे बाकायदा, बट यहाँ पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ चीजें आपको बताना चाह रहा हूँ, वो समझिए। देखिए जैसे आपका इनफाइनाइट वेव पोटेंशियल है,
ठीक है, तो इसका मैं पहले एसिमेट्रिक केस डिस्कस करता हूं। एसिमेट्रिक वाला जो केस है इसमें क्या है, हालांकि अभी आप डिस्कस कर चुके हैं, देख चुके हैं, तो मैं 0 से L इसकी ब्रीथ है, बॉडी जो पोटेंशियल इनफाइनाइट है, इसके अंदर पार्टिकल है जो मूव कर रहा है, इसके अंदर का पोटेंशियल है 0, ठीक है। तो इसका जो वेव फंक्शन होता है वो किस तरह से दिया जाता है, √2/a sin n पाई x/a। L लिया तो यहाँ पर L ले लीजिए। ये मैं सब इसलिए बता रहा हूँ, अभी जो गेट का एग्जाम हुआ था कल, तो वहां पर भी इन्हीं के क्वेश्चन बने थे। तो कहने का मतलब ये बेसिक से कितने क्वेश्चंस बन जाते हैं, और बड़े सिंपल क्वेश्चन देखिए, राइट। ये है, तो यानी कि ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अगर बेल की विथ L है तो इसके लिए फंक्शन ये होगा। एनर्जी En इसके लिए कैसे लिखेंगे, n² π² h×² 2m L², यहां से लिखेंगे। अब याद रखना, नोट करके लिख लीजिए, अगर इसकी विथ डबल हो जाती है, इफ L इज रिप्लेस्ड बाई 2L, तो यहां भी आप क्या करेंगे, इसको 2L से रिप्लेस करा देंगे, ठीक है। तो आपकी जो वेव फंक्शन हो जाएगा √2/2L sin n पाई x/, यहाँ भी 2L आपको करना पड़ेगा। एनर्जी भी आपकी क्या हो जाएगी, n² π² h×² 2m इंटू 2L का स्क्वायर, इससे चेंज 3L हो जाए 4L हो जाए, उसी के अकॉर्डिंग आप चेंज करते हैं। ये तो रहा सिमेट्रिक का केस। अब एसिमेट्रिक, ये रहा एसिमेट्रिक का केस। सिमेट्रिक में क्या होता है, सिमेट्रिक बेल है, ठीक है, तो बाउंड्री पे पोटेंशियल इनफाइनाइट, यहां पर सेंटर बनेगा, ठीक है ना, 0, इधर प्लस a/2, इधर माइनस a/2, इसके अंदर पोटेंशियल ये 0 है, bx, बाउंड्री पे इनफाइनाइट है। तो इस केस में जो आप इसका वेव फंक्शन लिखेंगे, अब ये जो है डिपेंड करेगा, ये साइन का भी हो सकता है, कोसाइन का भी हो सकता है, ठीक है। तो ये होगा √2/a। अब ये देखना, विथ अभी भी इसकी क्या है, वही यही है। तो अगर a विथ है तो कैसे लिखेंगे, साइन n पाई x/a, कब, इफ n इज इवन, अगर n आपका इवन है। इवन का मतलब n इक्वल टू, अगर आपका 2 है, 4 है, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 से तो स्टार्ट होती है, 1 to 6, इस तरह से, इस तरह की इन स्टेट्स के लिए, इवन स्टेट्स के लिए इस साइन में लिखा जाएगा, और 2/a cos n पाई x/a होगा जब n आपका ऑड हो, n आपका ऑड हो, यानी कि n इक्वल टू 1, 3, 5, इस तरह से अगर होगा तो आप इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। और यहां पर इसका ध्यान रखना है, इसकी विथ क्या है, अगर a है तो a, अगर ये 2a हो जाएगा तो फिर यहां पर 2a करना पड़ेगा, ठीक है ना, और यहां पर भी 2a हो जाएगा, ये ध्यान रखना। यही क्वेश्चन अभी गेट में पूछा गया था, गेट 2020।